नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा शर्मा श्री सबल बालिका शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय बोरुंदा जोधपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि कोरोना महामारी जो एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है, जिसका प्रभाव आपके अध्ययन पर भी पड़ रहा है और इसी के चलते अपनी प्रधानाध्यापिका डॉक्टर श्रीमती संतोष शर्मा के निर्देशानुसार एक YouTube चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है दिव्य निरपेक्ष। आप इसे सब्सक्राइब करके अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। एक बार अध्ययन शुरू करने से पहले आप जो भी डॉक्टर्स और पुलिस कार्मिक जो दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करें और धन्यवाद ज्ञापित करें अपनी प्रधानाध्यापिका डॉक्टर श्रीमती संतोष शर्मा को, जो विषम परिस्थितियों में भी आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हर संभव प्रयास कर रही हैं। इसी विश्वास के साथ कि आप लोग अपना सहयोग प्रदान करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, अपने चैनल को शेयर करते हुए अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, प्रयास को सफल बनाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो BSTC फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए है, जिनका पेपर सेकंड, जिसका नाम है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या के यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है, जिसका पहला टॉपिक हम लोग कल कर चुके थे और आज दूसरे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार। अपना टॉपिक है पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार। पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पाठ्यचर्या दार्शनिक आधार, पहले जो टॉपिक दिया जाता है उसका आप लोग अर्थ समझे, तभी उस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। पाठ्यचर्या जो मैं आपको कल के वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसने भी कल का वीडियो ना देखा हो वो पाठ्यचर्या के अर्थ के लिए कल का वीडियो देखें। पाठ्यचर्या का अर्थ संक्षिप्त में बताऊं तो पढ़ी जाने वाली क्रमबद्ध विषय वस्तु, जिसके लिए हम समस्त क्रियाएं करते हैं और अपने गंतव्य स्थान या अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, वो कहलाती है पाठ्यचर्या। आज हम बात करते हैं दार्शनिक आधार की। आज हम बात करते हैं दार्शनिक आधार की। किसी भी चीज को समझने से पहले हर चीज का अर्थ जानना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। दर्शन शास्त्र जो है, दार्शनिक आधार जो है वो दर्शन शास्त्र पर आधारित हैं। दार्शनिक आधार किस पर आधारित है? दर्शन शास्त्र पर। दार्शनिक आधार दर्शन शास्त्र पर आधारित हैं। ठीक है। अब पहले तो आप ये जाने कि दार्शनिक आधार क्या होता है, फिर ये जाने कि दर्शन शास्त्र क्या होता है, तभी तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है दार्शनिक आधार, और दूसरा क्या लिखा है? दार्शनिक आधार किस पर आधारित है? दर्शन शास्त्र पर आधारित है। दार्शनिक आधार होता क्या है? दार्शनिक आधार होता है किसी भी सत्य या यथार्थ को जानना। जैसे कि जब हम किसी भी सभा को बुलाते हैं या किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो एक सभा आयोजित की जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? सभा में उपस्थित विभिन्न तत्ववेत्ता या उपस्थित तत्ववेत्ता कि, यानी कि वहाँ पे जो उपस्थित है उनमें किस चीज का ज्ञान है, जिस विषय में वो पारंगत है, तो वो क्या कहलाएगा? दार्शनिक। दर्शन शास्त्र की यदि हम बात करें, जब तक आपको किसी भी चीज का पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा, शब्दों के अर्थ समझने के बाद मैटर जो है बहुत ही इजी सा हो जाता है। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो शब्द पूरा
पूरा रट लेंगे और समझ के किया तो अपने आप ही आप उस चीज को रच सकते हैं, उस चीज का आंसर खुद बना सकते हैं अपने दिमाग से। हमेशा रटी रटाई चीजें याद नहीं रहती हैं, बल्कि समझी हुई चीजें, जानी हुई चीजें अच्छे से याद रहती हैं। तो आप शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे तो अपने आप ही आपको आंसर लिखने का तरीका भी आ जाएगा। दर्शन शास्त्र का अर्थ समझते हैं पहले। दार्शनिक आधार बता दिए। दर्शन शास्त्र 2 शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। एक होता है फिलोस और एक होता है सोफिया। फिलोस का अर्थ क्या होता है? फिलोस का अर्थ होता है और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि दर्शन शास्त्र में 2 शब्द होते हैं। दर्शन को क्या बोलते हैं? फिलोसॉफी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलोसॉफी, ठीक है। फिलोसॉफी के 2 शब्द हैं, फिलोस और सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो पूरा अर्थ अपना क्या हुआ? पूरा अर्थ अपना क्या हुआ? ज्ञान से प्रेम करना। ज्ञान से प्रेम करना मतलब कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और वो खुद के बारे में और संसार में जो भी कुछ क्रियाएं या घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जानकारी रखना और ज़्यादा से ज़्यादा जानना उनकी इच्छा होती है। अपनी इसी इच्छा को या इसी जिज्ञासा को शांत करना या इसी जिज्ञासा के आंसर ढूंढना क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपके घर में एक जो है भविष्यकर्ता आ जाए, ज्योतिषी आ जाए, तो आप लोगों भी अपने अपने हाथ लेके पहुंच जाएंगे कि मैं भी मेरा भविष्य दिखा लूं। होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा है अपने भविष्य को जानने की। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अपने कर्म ही अपने भविष्य निर्धारित करते हैं। क्या होगा कि ये दर्शन शास्त्र में क्या बताता है? दर्शन शास्त्र में बताता है कि कितना जो भी चीज हम कर रहे हैं वो कितना ज्ञान हमारे भविष्य के लिए काम आ सकता है और कितना ज्ञान व्यर्थ है। जैसे कि यदि मैं आपको 6 किताबें दे दूं और उनमें से ही मैं ये कहूँ कि एक मैटर तैयार करना है, तो क्या आप पूरी 6 किताबों का मैटर उस एक चीज में लिख के दे देंगे? एज इट इज उतार देंगे? नहीं उतारेंगे ना। क्यों नहीं उतारेंगे? क्योंकि आपको 6 किताबों से लेकर एक समरी, एक खुद का मैटर तैयार करना है, ठीक है। तो आपने उन 6 किताबों में से क्या किया कि जो भी आपकी काम की चीज थी वो आपने रख ली और जो भी बेकार चीज आपको लगी वो आपने हटा दी और अपना मैटर तैयार कर लिया। तो दर्शन शास्त्र में ये बताता है कि कितनी पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है या कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है, कौन सी पढ़ाई हमारे लिए व्यर्थ है। कौन सी पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है और कौन सी पढ़ाई व्यर्थ है, उस चीज का निर्धारण करता है कौन? दर्शन शास्त्र के अनुसार हम करते हैं। अनुभवों के मूल्यों का निर्धारण करता है। दर्शन शास्त्र क्या करता है? दर्शन शास्त्र हमारे अनुभवों के मूल्यों का निर्धारण करता है। मतलब कि आपने किसी भी कार्य को किया तो आपका एक्सपीरियंस आपकी गलतियां बता देगा कि आपने वहाँ क्या गलतियां करी, उसको आप सुधार करेंगे। मूल्य कि मेरे मूल्य क्या चीज होती है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका मूल्य है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मुझे तो सत्य बोलना है। तो सत्य उसका क्या है? उसका व्यक्तिगत मूल्य है, ठीक है। किसी व्यक्ति का मूल्य है कि उसे हर काम टाइम पे करना है, तो वो क्या है? पंचुअल क्या हुआ उसका? किसी भी चीज के लिए पंचुअल होना वो उसका व्यक्तिगत मूल्य है। तो दर्शन शास्त्र बताता है अनुभव और मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किसका लिए यूज में लिया जाता है? दर्शन शास्त्र को लिया जाता है। दर्शन शास्त्र में क्या बताता है कि कितनी चीज हमारे लिए, कितनी पढ़ाई हमारे लिए भविष्य के लिए जरूरी है और कितनी व्यर्थ होती है, ठीक है। इसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मेरे जो विचार हैं,
मेरे जो विचार है वो आध्यात्मिक है, तो ब्रह्मज्ञानी मेरे लिए सब कुछ होगा। यानी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और ईश्वर की किताबें, उनकी कहानियां, यही मेरे लिए सब कुछ होगा। बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ज्ञान है वो कहाँ तक सीमित हो गया? आध्यात्मिक ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान तक मेरा ज्ञान सीमित हो गया। इसलिए बाकी की दुनिया मेरे लिए क्या हो गई? व्यर्थ हो गई। दूसरा उदाहरण और समझाने के लिए यदि मैं दूं तो भौतिक विकास ही सब कुछ है। अगर आप ऐसा मान लेते हैं या किसी का विचार बन जाता है कि भौतिक विकास ही सब कुछ है, तो पदार्थ ज्ञान और जगत ज्ञान का होना आवश्यक है। यानी कि वे व्यक्ति जो सिर्फ भौतिक विकास की, आज हमारे लिए कौन सी दुनिया में आरामदायक मशीन बनी होगी जिससे ये काम भी आसानी से हो जाए, तो उनका क्या, उनके जीवन का सुख क्या हो गया? उनके लिए वो मशीन है और वो सुख, उनका सुख हो गया और बाकी चीजें क्या हो गई? बेकार हो गई। तो दर्शन शास्त्र में ये बताना चाहता है, आप लोग समझे कि कितनी चीज हमारे लिए जरूरी है और कितनी चीज व्यर्थ है। किसे हम ज्ञान की परिपाटी में रखें और किसे व्यर्थ की परिपाटी में रखें। जैसे छोटा बच्चा होता है, आप घर में देखना कि 2 या 3 साल का जो बच्चा होता है, अभी लेटेस्ट टेलीकास्ट चल रहा है रामायण महाभारत का, तो आप उसके सामने छोटे बच्चे को अगर आप मोबाइल पर अगर पोएम लगा के देंगे तो वो क्या होगा? छोटे बच्चे को जब आप मोबाइल पर पोएम लगा के देंगे तो वो क्या करेगा कि वो देखेगा नहीं रामायण या महाभारत। क्यों? क्योंकि उसे उन पात्रों के बारे में या उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब भी उसका ज्ञान, जब वो छोटा है तो उसका ज्ञान कहाँ तक सीमित है? अपने मनोरंजन तक, अपनी कविताओं तक, अपनी पढ़ाई तक जो ANR आम होती है, या वो इंटरेस्ट किस चीज में ले रहा है? पोएम में, ठीक है, छोटे छोटे गेम्स में, ठीक है। तो उसकी दुनिया कहाँ तक सीमित हो गई? मात्र उस जगह तक जहाँ तक उसको उसका आनंद मिल रहा है, ठीक है। बाकी चीजें क्या हो गई? आज आप और मैं तो रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, लेकिन छोटा बच्चा देखेगा क्या? नहीं देखेगा। सामने टीवी भी चल रहा होगा ना, तो भी वो क्या देखेगा? अपने मोबाइल में पोएम ही देखेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वही दुनिया है, वही उसके लिए काम की चीज है, क्योंकि वो ये मान रहा है कि यही मेरे को समझ में आ रहा है, वो चीज समझ में नहीं आ रही। तो जो चीज आपको लगती हो कि ये मेरी पढ़ाई के लिए जरूरी है और ये व्यर्थ है, उसे समझाने के लिए किसको लाया गया? दर्शन शास्त्र को लाया गया। इसी प्रकार पाठ्य, मैं जो समझाना चाह रही हूँ उस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि पाठ्य वस्तु के लिए भी दार्शनिक आधार या दर्शन शास्त्र का होना निर्धारित किया गया है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि दर्शन शास्त्र जो है वो हमारे जो अनुभव होते हैं वो मूल्यवान होते हैं, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र, दार्शनिक आधार आपको समझ में आ गए, पाठ्यचर्या समझ में आ गई, तो दार्शनिक आधार के संबंध में कि दर्शन जो है वो हमारे पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण दिए। जैसे प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, इन सबको अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी, ये सब जो है ये अपना अपना दृष्टिकोण देते हैं कि इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसे सिखाया जाना चाहिए, कौन कौन सी विधियां पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए, ये कौन बताते हैं? ये अलग अलग दृष्टिकोण के जो दार्शनिक है वो हमें समझाते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं प्रकृतिवाद की ओर। प्रकृतिवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरलिज्म। नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति और इज्म का मतलब होता है कोई भी सिद्धांत या वाद। तो प्रकृतिवाद से अपना अर्थ क्या हुआ? प्रकृति से संबंधित सिद्धांत तो क्या कहलाते हैं? प्रकृतिवाद कहलाते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे, किसी भी चीज के जो प्रतिपादक होते हैं वो कौन कौन है? रूसो, स्पेंसर आदि। रूसो तो यहाँ तक कहता है प्रकृतिवादी के संबंध में कि प्रकृति की ओर लौटो, ये इनका कोटेशन है रूसो का, प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है। इसके
अलावा प्रकृतिवादी ये कहते हैं कि बालक को स्वयं के अनुभव और स्वयं की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना चाहिए। इसीलिए वो पाठ्यक्रम का आधार क्या रखते हैं, वो जो पाठ्यक्रम का आधार रखते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि बालक की रुचियों, और क्रियाओं, बालक की जो रुचियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको, बालक की रुचियों और क्रियाओं को पाठ्यक्रम का आधार बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम का आधार क्या बताते हैं कि बालक की रुचियों और क्रियाओं को पाठ्यक्रम का आधार बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है, इस चीज को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बालक जो है, इससे क्या होगा, जब बालक की रुचि और क्रियाओं के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो बालक की स्वाभाविक क्रियाओं का विकास होगा। बालक की स्वाभाविक क्रियाओं का विकास होगा। इसलिए प्रकृतिवादी कहते हैं कि पाठ्यक्रम का आधार किसे रखना चाहिए, बालक की रुचि और क्रियाओं को पाठ्यक्रम का आधार बनाना चाहिए, जिससे बालक की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं उनका विकास हो सके। प्रकृतिवादी कहते हैं कि बालक को स्वयं की ज्ञानेंद्रियों और स्वयं के अनुभव से सीखने के लिए प्रकृति में खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब प्रकृतिवादी किन किन शिक्षण विधियों को अपने पाठ्यक्रम का आधार बनाते हैं वो देखिए कि शिक्षण विधि उन्होंने कौन कौन सी प्रयोग की। पहली शिक्षण विधि उन्होंने ली स्व अधिगम विधि। ठीक है, स्व अधिगम विधि मतलब कि बच्चा स्वयं के अनुभव और स्वयं की ज्ञानेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों मतलब किसी भी चीज को छूकर, महसूस करके, उसको ना हाथों से देखकर, कुछ भी करके, जो भी करता है ना, ज्ञानेंद्रिय जो आपके पास होती है, उनके अनुभवों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो स्वाधिगम विधि कहलाती है। ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि जब आप किसी भी कार्य को खुद करके देखते हैं तो उसमें पारंगत हो जाते हैं। ठीक है, या वो चीज आपको याद रह जाती है। करके सीखना, खेल विधि, बच्चा कैसे सीखता है, खेल खेल में सीखता है, खेल विधि। नेक्स्ट आती है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि का मतलब क्या होता है? भ्रमण विधि का मतलब होता है कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं या स्थल है, प्राकृतिक घटनाएं या स्थल हैं, उनका बालक प्रत्यक्ष अवलोकन करके, उनका बालक प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा जो अनुभव प्राप्त करता है वह क्या है? भ्रमण विधि है। भ्रमण विधि क्या है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी स्थल है, कोई भी घटना है, यदि मैं अपने विद्यार्थियों को उस स्थल पर लेके जाऊं और उनको कहूं कि आंखों देखा वर्णन देखो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को जल्दी समझ जाएंगे। आज मैं अगर तुमको आगरा के ताजमहल में ले जाऊं तो तुमको ताजमहल की जो बनावट है, जो भी उसमें कृतियां की गई है, वो सब चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी, किस स्थान पे है, कैसा है। ठीक है, तो जब प्राकृतिक घटनाएं या स्थल का बालक जब प्रत्यक्ष अवलोकन करता है तो उसके जो स्वयं के अनुभव होते हैं वो किसमें आते हैं? भ्रमण विधि के अंतर्गत आते हैं। ये किसने रखी? ये शिक्षण विधियां
किया, प्रकृतिवादियों ने अपने पाठ्यक्रम को बनाए रखने के लिए रखी कि प्रकृतिवादी ये कहते हैं कि जब पाठ्यक्रम बनाया जाए तो उसमें ये शिक्षण विधियां शामिल होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में किन किन शिक्षण विधियों को शामिल किया गया? स्वयं विधि, करके सीखना, खेल विधि, भ्रमण विधि। अब उन्होंने अपने पाठ्यक्रम का जो सिलेबस बनाया वो किन विषयों को लेते हुए बनाया, ठीक है। पाठ्यक्रम में विषय कौन कौन से लिए? पाठ्यक्रम में प्रकृतिवादी कहते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य रक्षा, खेलकूद और भूगोल इतिहास इन विषयों को उन्होंने क्या किया? इन विषयों को क्या किया? शामिल किया, ठीक है। इसके अलावा जैसे हिंदी, साहित्य, कविता, ठीक है, इन चीजों को क्या किया? गौण माना। क्यों? क्योंकि प्रकृतिवादी क्या मानते थे? प्रकृतिवादी इन विषयों को क्यों शामिल किया और इनको क्यों शामिल नहीं किया, उसके पीछे कारण है कि इन्होंने इन विषयों को शामिल किया और इन विषयों को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके पीछे कारण था कि प्रकृतिवादी जो थे वो ज्ञान के आदर्श के विरोधी थे। ज्ञान के आदर्श के विरोधी थे। ज्ञान के आदर्श के विरोधी थे, मतलब कि प्रकृतिवादी ये मानते थे कि ज्ञान जो है जबरदस्ती बच्चों पर थोपा नहीं जाए, उन्हें ठूसा नहीं जाए कि यही चीजें रटनी है, बल्कि बच्चा स्वयं उद्यम करके देखे और स्वयं की ज्ञानेंद्रिय और अनुभव से जो बच्चा सीखता है वो सर्वश्रेष्ठ माना किसने? प्रकृतिवादियों ने। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आदर्शवादी। तो आज अपन यहीं तक रखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो भी अपन बना नहीं सकते जब तक सब्सक्राइबर जो है ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि बड़ा वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो आप लोग अपना सहयोग करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना जो है पूरा चैप्टर एक साथ पा सकें। धन्यवाद।